तो हम आगे, नहीं तो बच्चे हम आगे चलते हैं। है कोई डाउट बेटा? है कोई डाउट बेटा? है किसी किस्म का डाउट बेटा? नो सर, क्लियर। अब हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट बच्चा हमारे पास क्या है? अब हम बात करेंगे एरिया की, नहीं तो मोर स्पेसिफिकली जिसको हम बच्चे बोलते हैं रेडियस की। यहाँ पर ज्यादातर बच्चे हम रेडियस की ही बात करते हैं, एरिया की बात भी नहीं करते। और यहाँ पर अगर मेरा रेडियस, वायर का रेडियस अगर चेंज किया जाता है, अगर वायर का रेडियस बच्चा हमारे पास क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है, तो उससे बच्चा हमारे पास रेजिस्टेंस पे क्या फर्क आएगा, ये हमको अंडरस्टैंड करना है और ये हमने बच्चे सीखना। चलिए स्टार्ट करते बच्चे में। तो अगर मेरे पास फॉर्मूला देखा जाए तो इस फॉर्मूले में तो लेंथ भी आती है, और मेरे पास यहाँ पर लेंथ के साथ साथ आपके पास एरिया भी आ जाती है। बट वी हैव टू सी दी चेंज इन द रेडियस ऑफ द, चेंज इन द रेडियस ऑफ द, रेडियस ऑफ द, radius of the, change in the radius of the, radius of the wire only, वायर ओनली। यानी कि हम सिर्फ रेडियस चेंज करना चाहते हैं और कुछ नहीं। ये बात आपको समझ में आई? अब अगर हम यहां पर देखते हैं तो रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाती है? रो लेंथ अपॉन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चे? एरिया। और एरिया को बच्चा अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? रो एल अपॉन पाई इंटू आर का स्क्वायर। इसको बच्चे हम पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। लेंथ इंटू एरिया, ये वॉल्यूम हो जाता है। तो ये बच्चे रो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम एंड डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर इंटू आर की पावर 4। और यहाँ पर रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू रो, वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं? मास अपॉन डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू आर की पावर 4। यहाँ पर टीचर सिर्फ रेडियस के अंदर का चेंज देगा। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, पिछली बार बच्चे सिर्फ लेंथ का चेंज था, और अब बच्चे हमारे पास सिर्फ किसका चेंज है? रेडियस का चेंज। यहाँ पर मेरे पास सैंपल क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? इफ यू इंक्रीज द रेडियस, अगर आप इंक्रीज करते हैं बच्चे रेडियस को बाय 2 टाइम्स, अगर आप रेडियस को इंक्रीज करते हैं, यू इंक्रीज द रेडियस बाय 2 टाइम्स, आप इसको 2 टाइम्स बच्चे अगर इंक्रीज कर देते हो, द न्यू रेजिस्टेंस विल चेंज बाय, द न्यू रेजिस्टेंस विल चेंज बाय, आपकी नई रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगी? द न्यू रेजिस्टेंस विल चेंज बाय, यहाँ पर बच्चा आपकी नई रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगी? विल चेंज बाय, यहाँ पर आपकी नई रेजिस्टेंस किस तरीके से बच्चा आपके पास चेंज होगी? हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन आ जाएगी, R डैश इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी मास अपॉन डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन पाई स्क्वायर। और क्योंकि रेडियस 2 टाइम्स बढ़ चुकी है तो 2 इंटू आर की पावर 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो रो एम अपॉन डी इंटू पाई स्क्वायर। और बच्चा हमारे पास 1/2 की पावर 4 16 इंटू आर की पावर 4। तो बताओ आपकी नई रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये 1/16 टाइम्स हो जाएगी पुरानी रेजिस्टेंस। ये बच्चे रेजिस्टेंस से 1/16 टाइम्स क्या हो जाएगी बच्चे? कम हो जाएगी। पता लगा बेटा? पता लगा बच्चे? ये स्पेशल फॉर्मूला बच्चे, और ये स्पेशल फॉर्मूला आपको सीबीएसई में भी पूछा जा सकता है, और बच्चे आपको ये नीट या फिर जेई के अंदर भी पूछा जा सकता है। ये नीट या फिर जेई के अंदर भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसमें बच्चे आपको टीचर बिल्कुल भी ये 2 बारी नहीं सोचेगा, दूसरी बार नहीं सोचेगा कि मैं ये पूछूं या ना पूछूं, डायरेक्ट से पूछ लेगा। और यहाँ पर सिर्फ लेंथ के अंदर का चेंज, सिर्फ रेडियस के अंदर का चेंज, या दोनों के अंदर का चेंज आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर ये चीज आपके दिमाग में है
आपके माइंड में है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाओगे। जी क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? क्लियर है ये कॉन्सेप्ट बच्चा आपको? मैं चलूं आगे बेटा? यस सर। चलो अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक और चीज है जो मैंने आपको बताया, जो मैंने एमडीके के स्कूल के अंदर देखी। हालांकि ये क्वेश्चन बच्चे डालना नहीं चाहिए था एमडीके के स्कूल के अंदर, लेकिन फिर भी ये स्कूल के अंदर बच्चे ये बताया गया था। आपसे जो दूसरे बैचेस पढ़ते हैं जिनमें टॉपिक हो चुका है वहां पर मैं ऑलरेडी करवा चुका था। ये नहीं कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको करवा रहा हूँ, ये मैं करवाता ही होता हूँ। और बच्चे हमारे पास ये ध्यान रखना, इफ अगर बच्चे the percentage change in the radius, if the percentage change in the radius is less than or equal to 5%, ये less than or equal to 5% रेडियस का परसेंटेज, then बच्चा हमारे पास यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस, द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस ये किसके बराबर आ जाएगा? द परसेंटेज चेंज इन द आपके पास रेजिस्टेंस इज गिवन बाय, अब यहाँ पर माइनस आ जाएगा और 4 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। यहाँ पर बच्चा दो क्वेश्चन पूछेगा, सर एक ये 4 कैसे आया और दूसरा ये माइनस क्यों है? तो 4 का जवाब तो मैं दे देता हूं कि R इज इक्वल टू रो मास अपॉन बच्चे डेंसिटी इनटू 1 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर इनटू R की पावर 4, क्योंकि आपकी रेजिस्टेंस रेडियस की पावर 4 पे डिपेंड कर रही है, रेडियस की पावर 4 पे डिपेंड कर रही है, तो ये 4 का फैक्टर है। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर 4 का फैक्टर है क्योंकि R की पावर 4, ये तो हो गया पहली चीज। और नेगेटिव क्यों आ रहा है बच्चे? नेगेटिव साइन जो हमारे पास आ रहा है, नेगेटिव साइन इंप्लाइज, ये बताता है आपको दे ऑपोजिट नेचर, the opposite nature of resistance and the radius and बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या है? radius। ये दोनों के ऑपोजिट नेचर को बताता है, पर क्या ऑपोजिट नेचर मैं समझाता हूँ। नंबर 1, अगर बच्चा हमारा रेडियस इंक्रीज करेगा तो बताओ आपकी रेजिस्टेंस क्या करेगी बच्चे? इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? डिक्रीज, ऑपोजिट नेचर। नेक्स्ट वन बच्चे, अगर आपकी रेडियस डिक्रीज होने लग जाएगी तो आपकी रेजिस्टेंस क्या होने लग जाएगी? बढ़ने लग जाएगी। इस ऑपोजिट बिहेवियर को, इस ऑपोजिट नेचर को समझाने के लिए हम यहाँ पर कौन सा साइन लगाते हैं? नेगेटिव। सैंपल क्वेश्चन, if the radius of the body, if the radius of the body decreases by ये डिक्रीज हो जाती है बच्चे by 0.5%, if the radius of the body decreases by 0.5% बच्चे हमारे पास 0.5%, calculate the percentage change in the resistance of the body। जी बोलो, resistance of the body, percentage change in the resistance of the body। सॉल्यूशन बोलो बच्चे। सर 2%। यहाँ पर 2% है, लेकिन बच्चे 2% तो आ गया, 4 इंटू 0.5 बिल्कुल सही है। ये बच्चा हमारे पास 2% है। अब बेटा देखो, मैं अब बच्चे मैं इसके अंदर से डिलेमा में हूँ। मैं इसको वैसे तो कंपटीशन का क्वेश्चन मान के चलता था, लेकिन बच्चे यहाँ पर क्योंकि स्कूल वालों को भी ये पता लग चुका है MCQ बेस्ड पेपर आने, तो कहीं ना कहीं बच्चे कुछ बुक्स को उठाकर बच्चे उसमें से क्वेश्चन देना शुरू कर देगी। तो बेटा अब मैं इसमें CBSE वर्ड भी जोड़ देता हूँ। हाँ, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, लेकिन CBSE भी इसको आप पूछ सकती है। और रेडियस अगर डिक्रीज हो रहा है तो बताओ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चा? इंक्रीज हो जाएगी। ये बच्चा आपके पास इंक्रीज हो जाएगी, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी।
ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी बच्चे, इंक्रीज हो जाएगी, ये बच्चे हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। जी लग गया पता बच्चे आपको, लग गया पता बच्चे आपको, शाबाश, लग गया पता बेटा, क्लियर है। मैं आगे तभी चलूंगा जब आप बोलोगे हाँ सर ये क्लियर है, अब हम आगे चलते। क्लियर है बच्चे आपको? यस सर। अच्छा, हमारे पास बच्चे ये पूरी की पूरी जो स्टडी है, ये पूरा का पूरा जो बच्चे ताना बाना बिठाया जाएगा बच्चे, ये बिठाया जाएगा बच्चे रेजिस्टेंस के आसपास। वही चीज रेजिस्टेंस के पहले लेवल के न्यूमेरिकल मैंने आपको करवा दिया, यानी रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाती है तो क्या होगा, सॉरी लेंथ अगर बढ़ जाती है क्या होगा, रेडियस अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये छोटी छोटी चीजें टीचर आपको यहाँ पर पूछेगा और इसके लिए मुझे क्वेश्चन का आंसर देना आना चाहिए। अब चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ और फोकस करते हैं बच्चे हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये एक पोर्शन खत्म हुआ कि रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे कैसे डिपेंड करती है। अब हम चलते हैं और दोबारा से बच्चे हम यहाँ पर ओम्स लॉ के ऊपर आते हैं और बच्चे हम यहाँ पर डेरिवेशन ऑफ द ओम्स लॉ करते हैं। सो डेरिवेशन ऑफ द ओम्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ द ओम्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ द ओम्स लॉ। यहाँ पर बच्चे हम डेरिवेशन करते हैं बच्चे किसके, ओम्स लॉ के बच्चे। वी डिराइव द ओम्स लॉ, वी डिराइव द ओम्स लॉ। और उसको समझने के लिए बच्चे हम यहाँ पर क्या समझते हैं बच्चे, सबसे पहले क्या अगर मान लिया जाए कि इफ अ वायर, अगर बच्चे मेरे पास कोई एक वायर है बच्चे, हैज द नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स या नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसकी नंबर डेंसिटी बच्चा हमारे पास है n पर मीटर क्यूब, n पर मीटर क्यूब, n पर मीटर क्यूब, that are moving with the drift velocity across the conductor of length L, across the conductor of length L, of the length L, of the length L and area A। लेंथ बच्चे L एंड एरिया बच्चे हमारे पास कैपिटल। मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से बच्चे आपके पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अक्रॉस एक करंट बच्चा हमारे पास ट्रेवल कर रहा है। ये करंट बच्चा हमारे पास किसके बराबर है बच्चे, ये करंट की वैल्यू बच्चा हमारे पास I के बराबर है। इसके अंदर बच्चे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स बच्चा हमारे पास ट्रेवल कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स बच्चे हमारे पास ट्रेवल कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और बच्चे करंट कहां से कहां पर बन रहा है, राइट टू लेफ्ट। बच्चे इस कंडक्टर की लेंथ बच्चा हमारे पास L के बराबर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये बच्चा हमारे पास A के बराबर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चा हमारे पास A के बराबर। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन बच्चा हमारे पास ये E के बराबर। अब जरा स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ करंट क्या बोलती है, जरा बताना बच्चे। डेफिनेशन ऑफ करंट क्या चीज होती है, डेफिनेशन ऑफ द करंट। अगर मैं डेफिनेशन ऑफ करंट को बोलता हूं तो करंट आपके पास होता है टोटल चार्ज पास्ट, टोटल चार्ज पास्ट, यानी कि N जो टोटल चार्ज है E अपॉन बच्चा हमारे पास टाइम T। टाइम T क्या है बच्चे, इस कंडक्टर को क्रॉस करने का हमारे पास क्या है बच्चे, टाइम। इस कंडक्टर को तो इसको टाइम कितना लगेगा, I इज इक्वल टू NE और टाइम बच्चा हमारे पास है लेंथ अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और I इज इक्वल टू N इंटू E और ऊपर आ गया VD और नीचे बच्चा हमारे पास आ गया लेंथ। अब हम क्या करते हैं, इसको एरिया से मल्टीप्लाई और एरिया से डिवाइड कर देते हैं। तो नीचे एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम और नंबर अपॉन वॉल्यूम नंबर डेंसिटी के बराबर है। एंड देयरफॉर जो करंट होगा बच्चे वो हमारे पास किसके बराबर है, N E
और ए, और ये बच्चा हमारे पास बी। जो करंट बच्चा हमारे पास है वो किसके बराबर है? I इज इक्वल टू एन ई ए वी, जहां पर स्मॉल एन क्या है बच्चे? टोटल नंबर ऑफ फ्री चार्जेस अपॉन एरिया इंटू लेंथ, अपॉन एरिया इंटू लेंथ, अपॉन एरिया इंटू बच्चे हमारे पास लेंथ। ये बच्चा हमारे पास है नंबर डेंसिटी। स्मॉल एन बच्चे नंबर डेंसिटी है। The total number of charges per unit volume, total number of the charges per unit volume, ये हमारे पास स्मॉल एन के बराबर। ये क्वेश्चन, ये वाली चीज बच्चे बहुत फालतू चीज है, क्योंकि बच्चे इसके ऊपर अगर न्यूमेरिकल आप देखोगे आप बच्चे परेशान हो जाओगे। ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे बच्चे जिनको हैंडल करना, जिनके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत बहुत तकलीफ दे होता है। ये बहुत तकलीफ दे होगा बच्चा हमारे पास इन न्यूमेरिकल्स को इसके ऊपर सॉल्व करना। ओके, अब हम चलते हैं बच्चा आगे की तरफ और नेक्स्ट पॉइंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं बच्चे। क्या हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है और उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। चलिए, हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे? करंट। अब फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हमारे पास करंट किसके बराबर है? नंबर डेंसिटी, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, एरिया ऑफ द कंडक्टर, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा? ई अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, ये चीज बच्चे हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। I इज इक्वल टू एन ई ए और वी डी की जगह ये वाली चीज मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह क्या डाल दिया? ए एम इंटू बच्चा हमारे पास आ गया टॉ एवरेज। इसको फर्दर अगर मैं सॉल्व करता हूं तो दिस आई इज इक्वल टू आपके पास आ गया एन ई स्क्वेयर ए इंटू बच्चा हमारे पास कैपिटल ई अपॉन एम इंटू बच्चा हमारे पास क्या आ गया? टॉ एवरेज मल्टीप्लाइड बाय एरिया, मल्टीप्लाइड बाय एरिया। आल्सो साथ ही साथ बच्चे हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चे, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है डेल्टा वी या फिर बच्चे वी, डेल्टा वी या फिर वी, वो बच्चा हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस को देखा जाता है वो तब होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड एल लेंथ के ऊपर प्रेजेंट है, तो उनमें पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। So I is equal to n e square into tau average अपॉन नीचे मास आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ मल्टीप्लाइड बाय एरिया आ गया। इसको रीअरेंज करते हैं, इसको बच्चे हम रीअरेंज करते हैं। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो डेल्टा वी किसके बराबर है? एम और बच्चा हमारे पास डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वेयर इनटू टॉ एवरेज। ऊपर बच्चा हमारे पास लेंथ और नीचे एरिया और मल्टीप्लाइड बाय बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। इसको रीअरेंज कर दिया, यहां पर डेल्टा वी रहने दिया, एम एल सामने चला गया, एन ई स्क्वेयर नीचे, टॉ एवरेज नीचे, लेंथ न्यूमरेटर में क्योंकि ये सामने चला गया ये डिनोमिनेटर में आ गया, और डिवाइडेड बाय एरिया ए। अब ध्यान से देखना, V इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बच्चे? R इंटू आई। तो ये बच्चा हमारे पास ओम्स लॉ, जहां पर हम रेजिस्टेंस R को किसके बराबर मान के चल रहे हैं? M डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वेयर इंटू टॉ एवरेज, ये टर्म मल्टीप्लाइड बाय लेंथ अपॉन एरिया। तो बताओ बच्चे ये चीज अब आपके पास किसके बराबर है? बताओ ये चीज किसके बराबर है आपके पास? बोलो शाबाश। ये चीज बच्चे हमारे पास रेजिस्टिविटी रो लेंथ अपॉन एरिया। यहां से हम दोबारा वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां से हम चले थे, यानी कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये बच्चे हमारे पास रेजिस्टिविटी है। सो देयरफॉर रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर, और बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है? टॉ एवरेज। ये बच्चा हमारे पास क्या आ गया? टॉ एवरेज।
ये बच्चा हमारे पास है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। इस चैप्टर में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, और बच्चे इंफॉर्मेशन भी रेजिस्टेंस के आसपास घूमती रहेगी, सिर्फ उसी के आसपास, सिर्फ बच्चा हमारे उसी के आसपास घूमेगी, इधर उधर कहीं बच्चे आपको जाने की जरूरत नहीं। बार बार टीचर आपको रेजिस्टेंस पे लेके आएगा, बताओ रेजिस्टेंस कितनी है, बताओ रेजिस्टेंस कितनी है, और दोबारा से बच्चे अगर हम देखें तो हम कहां पर पहुंच गए, ओम्स लॉ पे, जहां से बच्चे हम चले थे हम वहीं पहुंचे। अब अगर कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, शाबाश। अगर कोई डाउट है तो वो आप बच्चे मुझसे पहले पूछ लीजिए, ताकि आगे चलने से पहले हमारे दिमाग में कोई भी आपके पास क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। जी बोलो। शाबाश। सर ये मैं सीधे आर की वैल्यू ये हाँ, है क्योंकि बच्चे अगर हम ध्यान से देखें तो साइंटिस्ट लोगों ने यही बात बोली कि इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को देखो ना, डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट आ गया आई, तो ये जो बीच वाली टर्म बनी, एक गिवन कंडक्टर की लेंथ है एरिया, इसी चीज को कंडक्टर की क्या मानेगी, रेजिस्टेंस मानेगी। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। कैसे मुझे पता लग रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मुझे यहां से पता लगता है, मुझे इस जगह से पता लगता है बच्चे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये रेजिस्टेंस की भी बेसिक डेफिनेशन वहां से पता लगा बच्चे। सर यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये बच्चा हमारे पास है यहाँ पर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दिस इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो करंट कैरी कर रहा है ये उसका मास है। एन क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम प्रेजेंट है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और टॉ वी रिलैक्सेशन टाइम, दो कोलिजन्स के बीच का वो टाइम जहां पर ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भाग रहा था, ये वो रिलैक्सेशन टाइम है जो दो कोलिजन्स के बीच में होती है, जहां पर एक इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को जा रहा है, ये वो रिलैक्सेशन। बोलो सर। अब जैसे ये इतने सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। हाँ, ये तो बच्चे ये बात तो है, ये याद तो करने, मैंने क्या बोला, ये चैप्टर मुश्किल नहीं है। देख पॉइंट बच्चे ये है कि मुझे मेरी सक्सेस, मुझे कौन अच्छा कौन समझेगा, सिंपल, जिसको फॉर्मूले याद है बेटा। अब अगर मैं तेरा दिल रखने के लिए बोल दूं नहीं 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 आपको बेटा, ये अब तू खुद सोच बेटा, अगर ये फॉर्मूले तुझे याद होंगे तभी तो तू बच्चे कहीं पर क्वेश्चन कर पाएगा ना, हाँ या ना। अब मैं तुझे बोलूं नहीं ये फॉर्मूले याद नहीं कर रहे, तो बोला बड़ा अजीब आदमी, फिर करवा क्यों रहा है ना। तो ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे डेफिनेटली बच्चे, और यही आपकी सक्सेस का पैरामीटर है कि आपको फॉर्मूले याद है, तभी आप दूसरे बच्चों से आगे निकल पाओगे। और देख एक बात बताता हूँ, मेरा ये फंडामेंटल पॉइंट था जब मैं स्टूडेंट था, कि जब भी मैं घर आता था ट्यूशन पढ़ के या कुछ भी, पहले जितना ट्यूशन पे काम होता था 3 घंटे बैठ के बच्चे में वो रिवाइज करता था, फिर अपना पढ़ता था बच्चे में। ये नहीं है बच्चा, आजकल तो आप ज्यादा बिजी हो गए, हमारे टाइम पे व्हाट्सएप नहीं था बच्चा, हमारे टाइम पे कोई बर्थडे पार्टीज नहीं होती थी, हमारे टाइम पे बच्चे जिसको बोल सकते हैं बच्चे, वो जो इल्यूजन्स हैं जो आपकी लाइफ में आ चुके हैं, टिकटॉक यूट्यूब, ये कुछ नहीं था। तो बच्चे एक ही काम होता था, घर आओ रट्टा मारो और अच्छे से बच्चे चीजों को याद करो। तो ये प्रॉब्लम है, बस आपको कहीं ना कहीं से एनर्जी निकालकर इसको याद करना पड़ेगा, ठीक। ये वैसे कोई डाउट नहीं था, ये वैसे कोई डाउट था नहीं, हाँ या ना लड़के, है ना। चले बच्चे, चलो। सो बच्चे हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्या चीज आ गई बच्चे, डायमेंशंस ऑफ द रेजिस्टेंस। तो डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस है बच्चे m l स्क्वायर, और बच्चे t - 3 a - 2, t - 3 a - 2, डायमेंशन ऑफ द रेजिस्टेंस। Dimensions of the resistance. This is the dimensions of the resistance. इसको भी बच्चे याद कर लेना, और याद करने की बारी आई है तो फिर ये भी कर लीजिएगा बच्चे यार। चलो ये बच्चे हमारे पास पहला फंडामेंटल पॉइंट हुआ, इसका क्लियर बच्चे। आपके पास ओम्स लॉ की डेरिवेशन भी कंप्लीट हो गई।
अब नेक्स्ट क्या करते हैं, ये स्कूल लेवल पे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट वन, अब कुछ एक पॉइंट्स है बच्चे जो हमें क्लियर होने चाहिए। नंबर वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपके लिए सबसे पहली चीज जो हमको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, दैट इज द मोबिलिटी। मोबिलिटी अब ये छोटी छोटी एक एक दो दो नंबर के बच्चे हमारे पास डेफिनेशन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मोबिलिटी? ये आपके पास मोबिलिटी क्या है बच्चा हमारे पास, द रेशियो ऑफ drift velocity acquired, the ratio of drift velocity acquired per unit electric field applied. Drift velocity acquired per unit applied electric field. Applied बच्चा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि बच्चा हमारे पास मोबिलिटी इससे डिफाइंड हो जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाती है, EEM इनटू बच्चा हमारे पास टॉ एवरेज अपॉन बच्चा हमारे पास E, ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इज E इनटू टॉ एवरेज अपॉन बच्चा हमारे पास मास। ये बच्चा हमारे पास मोबिलिटी आपके पास आ जाएगी। अब बच्चे मोबिलिटी मास के ऊपर डिपेंड कर रही है, यानी कि अगर मास हैवी होगा तो मोबिलिटी बच्चे कम होगी, और मास बच्चे अगर लाइट होगा तो मोबिलिटी भी बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी बच्चे हमारे पास। और बच्चे हमारे पास मोबिलिटी की वजह से अब हम बोल सकते हैं कि हमारा एक और करंट चल सकता है। अब बताओ बच्चे, यहाँ पर VD को अब मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, मोबिलिटी इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपके पास आ गया। Therefore, मेरे पास करंट का फॉर्मूला किसके बराबर है, NEAVD। अब मैं VD की जगह अगर इसकी वैल्यू डाल दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, NEA, और VD की जगह मोबिलिटी इनटू द इलेक्ट्रिक, मोबिलिटी इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मोबिलिटी इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो द करंट विल बी गिवन बाय NE, और बच्चा हमारे पास A इंटू म्यू मोबिलिटी इंटू दी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये बच्चा हमारे पास करंट किसके बराबर आ जाएगा, I के बराबर। ये बच्चा हमारे पास करंट I के बराबर आ जाएगा मोबिलिटी। अगर इसकी यूनिट्स की बात की जाए तो इसकी यूनिट्स बच्चा हमारे पास है मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स। ये बच्चा हमारे पास इसकी SI यूनिट है। This is the SI unit of the mobility. Important है, टीचर एक नंबर के अंदर या दो नंबर के अंदर ये आपको पूछ सकता है। तो ये आर्टिकल अब स्कूल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्कूल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है, शाबाश। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है, शाबाश। सर मोबिलिटी बताता क्या है, मतलब मोबिलिटी बच्चे बहुत अच्छी बात है बच्चे, मोबिलिटी ये बताता है बच्चे कि कैसे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल ड्रिफ्ट करते हैं। सोच के देख, मैं तेरे को एक एग्जांपल देता हूँ बच्चे, तू इलेक्ट्रिक फील्ड को भूल जा, टेम्परेचर को दिमाग में रख। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाता तो जाएगा वैसे वैसे बच्चे जो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मोशन विग्रस एग्रेसिव तेज होती जाएगी कि धीरे होती जाएगी। टेम्परेचर को बढ़ाने से आपके जो गैस पार्टिकल्स हैं उनकी मोशन क्या होती जाएगी, तेज या स्लो, तेज या स्लो, बोलो तेज होगी, यानी कि उनकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी। मोबिलिटी का मतलब है कि यार मैंने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड E लगाई और आपका चार्ज पार्टिकल कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भागा, उसकी मोबिलिटी क्या है, क्या वो मोबिलिटी, क्या वो चल भी पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है। ज्यादा मोबिलिटी का मतलब है कि वो कम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी भागता हुआ जाएगा, और कम मोबिलिटी का मतलब क्या हुआ बच्चे, बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद भी वो बच्चा हमारे पास क्या करेगा, वो बच्चा हमारे पास यहाँ पर धीरे धीरे आगे जाएगा। मोबिलिटी, मोबिलिटी तो आप कहीं पर भी बता सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल
संडे बाजार लगता है पठानकोट के अंदर, उस दिन बच्चे गांधी चौक के अंदर लोगों की मोबिलिटी ज्यादा होती है कि कम होती है बाजार के अंदर जब रश होता है? बताओ, दिवाली के टाइम पे, होली के टाइम पे लोगों की मोबिलिटी ज्यादा होती है कि कम होती है? बताओ शाबाश। ज्यादा होती है सर। ना मोबिलिटी क्या, मोबिलिटी, मोबिलिटी को नंबर से मत नापो ना बच्चे, मोबिलिटी को नंबर से मत माप। तू रश में खड़ा हो गया, मान लिया जाए तू गांधी चौक पे खड़ा है और तुझे बच्चे पोस्ट ऑफिस जाना है। अब बता, अगर बहुत सारा रश है तो तेरी मोबिलिटी यानी कि तू इजिली मूव मेरी कर मोबिलिटी पाएगा। सर कम हो जाएगी। हाँ एग्जैक्टली, लोग ज्यादा है नो डाउट, पर मोबिलिटी कम है। आप मोबिलिटी को लेके चल रहे हो, बहुत सारे लोग चल रहे हैं, नहीं बहुत सारे लोग नहीं, आप कैसे चल रहे हो, आपकी मोशन कैसी है। और वही चीज बच्चे अगर ऐसा हो जाए, मान लिया जाए कि बारिश हो जाती है और बहुत सारी भीड़ जो है बच्चे वो गाड़ी या बच्चे वो आपके पास सड़क पे है, बारिश होते उनकी मोबिलिटी क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। आप कितने तेज हो, आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कितना तेज चल रहे हो, कितना धीरे चल रहे हो, आप उसको मोबिलिटी से डिफाइन करते हो। और मोबिलिटी कहीं ना कहीं बच्चे अगर देखा जाए तो वो मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चे, मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चे। हमारे पास देखो मास है, और इसका मतलब प्रोटॉन का मास बढ़ा कि इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ा बच्चे? बता, प्रोटॉन का मास बढ़ा कि इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ा है? सर प्रोटॉन का। प्रोटॉन का मास बढ़ा है। अगर प्रोटॉन का मास बढ़ा है तो उसकी मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन के मुकाबले क्या होगी, ज्यादा होगी कि कम होगी? बहुत शाबाश, उसकी कम होगी। कम हो जाएगी। ये बताता है बच्चा हमारे पास कि आपका मास कितना है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से कितनी दूर, कितने जल्दी जा सकते हो, ये मोबिलिटी है बच्चे। ये हमको बताती है कि किसी, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई पर्सन बोलता है यार मैंने ना कोई ऐसा कंडक्टर बनाना है कि भाई फ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर बच्चा हमारे पास लाइट चली जाए, तो इसका मतलब वहां पर आपको चार्जेस की मोबिलिटी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो ये मोबिलिटी बच्चे मैं बताता हूँ, दे ड्रिफ्ट वेलोसिटी अक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दे ड्रिफ्ट वेलोसिटी अक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मोबिलिटी है बच्चे। ठीक है बेटा, क्लियर है बच्चे? यस सर। ये बड़ी सिंपल सी चीज है। एक चीज बच्चे, अब तूने मुझे रोक ही लिया तो फिर बच्चे मैं आपको आगे करवाऊंगा। देखो तभी बोलते हैं कि जो बच्चा है वो जब क्वेश्चन पूछता है तो टीचर फिर आगे भी चीजें सोच लेता है। जैसे ये बात ध्यान रखना बच्चा, हमारे पास जो आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये बच्चे हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि बच्चे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर बच्चा हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो बच्चा आपका जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो बच्चा आपके पास, सॉरी एक मिनट, ये बच्चा हमारे पास, आई एम सॉरी, ये इनवर्सली होता है बच्चा हमारे पास, क्योंकि तो टेम्परेचर बढ़ने से कोलिजन्स बढ़ जाती हैं और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मैंने गलती से सामने देख लिया था, फंक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई एम सॉरी, मैं फिर रिपीट करता हूं बच्चे, मेरे से गलती से सामने देखा गया और मैंने इसको डायरेक्टली बोल दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। एक्चुअल में इनवर्स होता है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है कोलिजन्स बढ़ जाती हैं तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से बच्चे आपकी मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बच्चे कम हो जाती है। इसका मतलब है बच्चे आप नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड सही ढंग से नहीं जा पाते हो, आप मोबाइल नहीं हो पाते हो, आप चल नहीं पाते हो क्योंकि आपकी कोलिजन्स बहुत ज्यादा हो। ये चीज बच्चे यहाँ पर हमको पता लगती है। नेक्स्ट, कोई और डाउट बेटा, कोई और डाउट बेटा, शाबाश, कोई और डाउट बेटा? नो सर क्लियर है। चलो अब चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ, नेक्स्ट वन। फिर बच्चे हमारे पास डेफिनेशंस है, कुछ और डेफिनेशंस भी हैं। अब बच्चे हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन बच्चे आपके पास कंडक्टेंस में आपको करवा चुका। अब बच्चे हम यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं बच्चे, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी बच्चा हमारे पास कैसे डिफाइंड होती है? करंट डेंसिटी, अगर बच्चे मेरे पास एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन बच्चा हमारे पास एरिया है और यहाँ पर बच्चा हमारे पास कोई आई करंट इसमें से पास हो,
ऐसे एरिया में से आई करंट बच्चे हमारे पास होगा, और ये बच्चा हमारे पास एरिया किसके बराबर है बच्चे, आपके पास ए के बराबर, और ये एरिया बच्चा हमारे पास किसके बराबर है, ए के बराबर। करंट आई है और एरिया बच्चा हमारे पास ए के बराबर। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए, अगर इस चीज को बच्चे हम देखें तो करंट डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द करंट ट्रेवलिंग पर यूनिट एरिया, द करंट ट्रेवलिंग पर यूनिट एरिया, the current traveling per unit area, the current traveling per unit area, the current traveling per unit area। यहाँ पर बच्चा हमारे पास है करंट ट्रैवलिंग पर यूनिट एरिया, और बच्चा हम करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे बच्चा, I अपॉन ए। इसकी यूनिट्स क्या है बच्चे, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चे, लेकिन करंट आपके पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ये बच्चे स्केलर क्वांटिटी, लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट वन, करंट डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया बच्चे, करंट डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, लेकिन बच्चे याद रखना करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया। ये बच्चे इंडिपेंडेंट है किसके बच्चे, आपके पास ऑफ द एरिया। इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा, मान लिया जाए बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक कंडक्टर है और ये कंडक्टर का एरिया अलग अलग है। ये बच्चा हमारे पास ऐसे आ गया और ये बच्चा हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर आ गया। ये एरिया A1 है, ये बच्चा हमारे पास A2। अब ध्यान से देखना बच्चा, यहाँ पर बच्चा हमारे पास अगर I करंट एंटर करेगा तो यहां से भी बच्चा हमारे पास आई करंट लीव करेगा, आई करंट एंटर करेगा और आई करंट बच्चा हमारे पास यहाँ पर लीव करेगा बच्चे, फोकस करना। लेकिन अगर यहाँ पर करंट डेंसिटी J1 है तो यहाँ पर बच्चे J2 हो जाएगी। ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, J2 के बराबर आ जाएगी। दिस विल बी इक्वल टू बच्चा हमारे पास किसके बराबर है, J2 के बराबर। और यहाँ पर एरिया बड़ा है तो करंट डेंसिटी कम हो जाएगी, और एरिया छोटा है तो करंट डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये J1 इज लेस देन J2, यहाँ पर J1 इज लेस देन बच्चा हमारे पास J2 है, J1 इज लेस देन J2। लेकिन बच्चे मैं आपको बता दूं करंट कांस्टेंट रहेगा, करंट बच्चा हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, करंट बच्चे कांस्टेंट रहेगा। आल्सो मेरे पास I इज इक्वल टू NEA इंटू VD है बच्चे, तो बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, I अपॉन बच्चा हमारे पास NE इंटू ए। बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ पर अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD1 है और यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी VT2 है, तो बताओ बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, जहां पर एरिया बड़ा है बच्चे वहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी, यानी कि VD1 इज लेस देन बच्चे आपके पास VD2। ये छोटी छोटी चीजें बच्चे अब आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये स्कूल के अंदर भी आ सकता है और बच्चे कंपटीशन के अंदर भी। तो ये बच्चा हमारे पास स्कूल यानी कि CBSE के अंदर पूछा जा सकता है, MD के स्कूल में शायद पूछा गया इस बार इसको, और बच्चा हमारे पास नीट के अंदर भी पूछा जा सकता है। ये दोनों जगहों पर बच्चा हमारे पास पूछा जा सकता है कि करंट डेंसिटी क्या है, इसकी नेचर क्या है, और बच्चे जब एक वेरिएबल क्रॉस सेक्शन आता है तो करंट पे क्या फर्क पड़ता है। करंट बच्चा हमारे पास क्या होता है, करंट बच्चे कांस्टेंट रहेगा, लेकिन आपके बच्चे जो करंट डेंसिटी है उसमें चेंज आ जाएगा, आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये बच्चा हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। जी आई बात समझ में बच्चे, आगे बात समझ में बच्चे। सर एक बार बोल पूछ। करंट और VD वाला ये जो डायग्राम में बताया आपने सर। हाँ बोल कौन से वाला बच्चे, ये वाला सर इसमें यस सर करंट बोल। डेंसिटी पहले वाले की कैसे कम हुई J2 से, ये नहीं समझ आया सर। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्योंकि करंट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया।
आपका एरिया जितना बड़ा होगा बच्चे करंट डेंसिटी उतनी कम हो जाएगी। सिंपल। लग गया पता कि नहीं लगा पता? यस सर। है और ना? सर वीडी वीडी भी वैसे ही है। अब वीडी को देख ले बच्चे, ये हाँ ये देख, ये बच्चे करंट की डेफिनेशन में वीडी आता है, ये वीडी भी बच्चे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यहाँ पर भी सेम है बच्चे, जितना बड़ा एरिया उतनी छोटी बच्चे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जितना छोटा एरिया बच्चा हमारे पास उतनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन मेरे बच्चे याद रखना, आपका करंट कांस्टेंट रहेगा, करंट पे कोई असर नहीं होगा। करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। एरिया एरिया मैं बार बार लिख रहा हूं, करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। इसको दिमाग में रख लेना, टीचर आपको जानबूझ के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डालेगा बच्चे। ठीक, कोई और डाउट? सर इसकी डायरेक्शन क्या होगी? किस चीज की डायरेक्शन बच्चे? सर आपने कहा ना कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन? इसकी डायरेक्शन बच्चे अलोंग द करंट मानी जाती है। जिस डायरेक्शन में करंट जाता है उसी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू एरिया मानी जाती है बच्चे। ठीक है बेटा? यस सर। ओके, और कोई डाउट बेटा? और कोई डाउट? और कोई डाउट बच्चे? चले आगे। अब बच्चे हमारे पास फिर हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे आ जाएंगे। ये बच्चे पूरा चैप्टर आप गोल गोल जलेबी की तरह गोल गोल है बेटा। ये ऐसा चक्रव्यूह है बच्चे, कहने को इस चैप्टर में आप बहुत कुछ पढ़ोगे और कहने को बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ोगे। देखो अभी बच्चे मैं आपको बार बार बच्चे मैं आपको यहाँ पर, अब बच्चे हम दोबारा से किसके ऊपर आ गए बच्चे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और द रेजिस्टिविटी। The specific resistance or resistivity. The specific resistance or the resistivity. The specific resistance or the resistivity. इसको बच्चे हम रो से बच्चे यहाँ पे डिफाइन करते हैं। यहाँ पर बच्चे हम रो से डिफाइन करते हैं बच्चे। नंबर 1 बच्चे हमारे पास, इसका मतलब बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है? सिंपल, द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट क्यूब। रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट क्यूब जिसकी लेंथ और जिसकी ब्रेड्थ और जिसकी हाइट तीनों 1 मीटर है। द रेजिस्टेंस ऑफ द यूनिट क्यूब, द रेजिस्टेंस ऑफ द यूनिट क्यूब ऑफ गिवन मटेरियल, of the given material across any 2 points is called specific resistance, इसको बच्चे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देख ये बच्चे हमारे पास ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल अपॉन ए। अगर लेंथ भी 1 मीटर है, एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है, तो बताओ रेजिस्टेंस किसके बराबर है? रो के बराबर। तो क्या बोला जाता है बच्चे? रेजिस्टेंस जो हमारे पास एक यूनिट क्यूब की अगर हम ले लें, जिसमें लेंथ भी 1 मीटर है, ब्रेड्थ भी 1 मीटर है और हाइट भी बच्चे 1 मीटर है। ये बच्चे हमारे पास 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर, इसकी किसी भी 2 पॉइंट्स के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होती है, आप उसको क्या बोलते हो? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। या फिर बच्चे आप उसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, या फिर बच्चे हम उसको क्या बोल देते हैं? रेजिस्टिविटी बोल देते हैं। नेक्स्ट रेजिस्टिविटी यूनिट में आपको पहले करवा चुका हूं, और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट की नहीं। मैं समझाता हूं कैसे बच्चे। मान लिया जाए बच्चे कि मेरे पास यहाँ पर एक आपके पास अम्ब्रेला है बच्चे, हमारे पास ये बच्चा हमारे पास अम्ब्रेला है, और मान लिया जाए बच्चे कि मेरे पास एक टेंट है। अम्ब्रेला का और टेंट का मटेरियल सेम होता है। जब आप रेजिस्टेंस बोलोगे तो आप रेजिस्टेंस ऑफ अम्ब्रेला बोलोगे बच्चे आप, और बच्चे रेजिस्टेंस ऑफ किसकी बच्चे बात करोगे? टेंट की। लेकिन रेजिस्टिविटी मटेरियल की दोनों की सेम हो जाएगी। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल दोनों के लिए आपके पास क्या होगी? सेम। रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, ना कि बच्चे ऑब्जेक्ट्स के साइज या एरिया के ऊपर। मटेरियल कौन सा? मेरे पास कॉपर की 2 अलग अलग वायर्स है, कॉपर की 2 अलग अलग वायर्स हैं, उनकी रेजिस्टेंस तो डिफरेंट होगी लेकिन रेजिस्टिविटी सेम होगी, क्योंकि बच्चे दोनों कॉपर की बनी हुई, दोनों बच्चे हमारे पास कॉपर की बनी हुई। ठीक है बेटा?
इस बात को ध्यान रखना। इसकी डायमेंशन है बच्चा हमारे पास ML³ T-3 और A⁻²। ये बच्चा हमारे पास इसकी डायमेंशंस है। और मैं बार बार कह रहा हूं बच्चे, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये बच्चे हमारे पास मटेरियल की प्रॉपर्टी है। और एक और चीज बच्चे, हमारे पास रजिस्टिविटी अभी थोड़ी देर पहले देखा, M/NE² इंटू टॉ एवरेज पे डिपेंड करती है। ये बच्चे हमारे पास वो फैक्टर्स हैं जिस पे रजिस्टिविटी डिपेंड करती है। रजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी, ये पहली चीज। ये बच्चे नंबर डेंसिटी के ऊपर बच्चा हमारे पास डिपेंड करती है, ये हमको पता लग गया। और बच्चे हमारे पास अगर देखा जाए तो कंडक्टर्स के अंदर n की वैल्यू ज्यादा होती है कि कम होती है? कंडक्टर्स के अंदर n की वैल्यू क्या होती है बच्चे? लार्ज होती है कि स्मॉल होती है बच्चे? लार्ज होती है। उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इस वजह से रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर ज्यादा होती है कि कम होती है बच्चे हमारे पास? ये बच्चे आपके पास कम होती है लोग, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। नेक्स्ट वन, आपकी रजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बच्चे? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे। तो इससे क्या पता लगा बच्चे हमारे पास? इससे ये पता लगा बच्चे कि रजिस्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आल्सो, यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आपका रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्स, जो मुझसे गलत बोला गया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्चुअल में जो रिलैक्सेशन टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो रजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। और इस वजह से, इस कंडीशन की वजह से, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा आपकी रजिस्टिविटी भी बढ़ती जाएगी, रजिस्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। ठीक बेटा, क्लियर है वाली चीज? बोलो सर ये जैसा आपने लिखा है यूनिट क्यूब लिया, तो हम कोई और मतलब जैसे क्यूब ही क्यों लिया हमने? नहीं, ये देखो क्यूब इसलिए लिया बच्चे हमारे पास, अगर आप क्यूब नहीं लेना चाहते आप कोई और भी ले सकते हो। इसमें मैं आपके पॉइंट को वैलिडेट कर देता हूं बच्चे, ये किसी पुराने साइंटिस्ट ने डेफिनेशन बनाई थी, हम उसी के हिसाब से चलेंगे, हम उसी के हिसाब से चले। इसकी जगह तुम यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया भी लिख सकते हो कि मेरे पास एक ऐसी वायर है जिसका एरिया यूनिट है और लेंथ भी यूनिट है, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो रजिस्टिविटी के बराबर होगी, वो भी लिख सकते हो। लेकिन ये चीज किसी किताब के अंदर किसी साइंटिस्ट ने लिखी हुई थी तो हम सीधा उसको लिख के लिखते हैं। जैसे तेरा कोई भी नाम है, जब कोई पर्सन बोलता है हाँ भी तेरा नाम क्या है, तुम सीधा नाम लिख लेते हो। और कोई पर्सन बोलता है अच्छा तेरा नाम राजेश होता तो बोलते फिर राजेश बोल लेते। वैसे अगर यूनिट क्यूब नहीं होता तो कुछ और हो जाता, लेकिन किसी साइंटिस्ट ने इसको डिराइव किया, इसके बारे में बात की, तो हम उसी को बचे, उसी गाड़ी को चला रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक, वैलिडेट है कि अगर क्यूब नहीं होगा तो क्या होगा? क्या हम डिफाइन नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर टीचर नंबर काट लेगा, क्योंकि वो बोलेगा यार ये तो तुम अगेंस्ट जा रहे हो, तुम अगेंस्ट जा रहे हो किताबों के। तो इस वजह से यूनिट क्यूब लिख लेना। तेरा क्या जाता है यार, तू एक बात बताना तेरा क्या जाता है? तेरे यूनिट क्यूब लिखने से तेरे पूरे 1 नंबर मिल जाएंगे। तेरे को जरूर पंगे में लेना बच्चे कि तू बोले यूनिट लेंथ है, यूनिट एरिया, उसके खुद के समझ में नहीं आना, उसे तेरे नंबर काट लेने। इसलिए इसको यूनिट क्यूब लेते हैं। कोई और ले सकते हैं, ले सकते हैं, पर क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि बच्चे नंबर काटते हैं, सीधी सी बात है, नंबर टीचर काट लेगा स्कूल के अंदर। चले आगे बच्चे, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर? चले बच्चे आगे। यस सर। Yes. हाँ बोल बोल बोल। सर डाउट नहीं है सर। अच्छा, अब बच्चे हमारे पास क्या आ जाता है? इनवर्स ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, ये बच्चा हमारे पास है कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी बच्चा हमारे पास सिग्मा से डिफाइंड होती है, और सिंपली द कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ द रेजिस्टिविटी। बस इससे ज्यादा और कुछ। The inverse of the resistivity is known as to be the conductivity. This is known as to be the conductivity.
ये बच्चा हमारे पास है कंडक्टिविटी। इसकी यूनिट्स क्या है बच्चा हमारे पास, बस इनवर्स ऑफ द, ये बच्चा आपको सीबीएसई वाले बड़े आराम से पूछेंगे। इसके यूनिट्स क्या है बच्चे, महो मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, या फिर बच्चे साइमन, या फिर साइमन मीटर इनवर्स, या फिर बच्चे साइमन मीटर इनवर्स। ये चीज बच्चे हमें यहाँ पर याद होनी चाहिए। इसके डायमेंशंस क्या हैं बच्चे, m-1 l-3 t क्यूब और बच्चे हमारे पास a की पावर 2, a की पावर बच्चे हमारे पास 2, ये डायमेंशंस कंडक्टिविटी, सीधा याद कर लेना। और कोई ज्यादा बच्चे घुमाने फिराने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा आ जाएगा। कोई ऐसा बच्चे कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज टू द कंडक्टिविटी। नेक्स्ट वन, ओम्स लॉ। देखो फिर दोबारा आ गया जहां से लेक्चर शुरू किया था। ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, द ओम्स लॉ इन द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, द ओम्स लॉ इन द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। दोबारा फिर से आ गया, ओम्स लॉ इन द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। मेरे पास यहाँ पर करंट को कैसे डिफाइन किया जाता है, ये बच्चे I इंटू आर यूजिंग। अब बच्चे हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। सो मेरे पास तो यहाँ पे आपने लिख दिया आई जी। एक मिनट मुझे पता लगी गलती, लगी पता गलती। V यहाँ पर बच्चा हमारे पास V इज इक्वल टू I रो एल अपॉन ए। अब बच्चे करंट अपॉन एरिया, करंट डेंसिटी V इज इक्वल टू J रो, और बच्चे हमारे पास आ गया L। ये बच्चे आपके पास एक फॉर्मूला आ गया जहां पर J बच्चे हमारे पास क्या है, करंट अपॉन एरिया, करंट डेंसिटी। नेक्स्ट वन, वोल्टेज अपॉन लेंथ, करंट डेंसिटी इनटू रेजिस्टिविटी, वोल्टेज अपॉन लेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू J इंटू रो। ये भी बच्चा हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया। रो को नीचे लेके आ जाओ, E डिवाइडेड बाई रो इज इक्वल टू J। ये बच्चा हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया। इनवर्स ऑफ द रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टिविटी इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टिविटी इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टिविटी इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चे हमारे पास समझने की कोशिश करो, फोकस करने की कोशिश करना। ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। हमारे को इतना पता है कि इनवर्स ऑफ द रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, दिस इज द ओम्स लॉ इन द कौन सी फॉर्म है बच्चा हमारे पास, शाबाश बताओ, माइक्रोस्कोपिक। ये मटेरियल का बच्चा हमारे पास ओम्स लॉ, दिस इज द मटेरियल ओम लॉ। ये मटेरियल का जो पहला ओम्स लॉ किया था वो किसका था, वो ऑब्जेक्ट का था, वो मैक्रोस्कोपिक था। ये बच्चे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ, दिस इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ बच्चे हमारे पास आ जाता है। ठीक बेटा, चलिए। सो बच्चे आज हम यहाँ पर इसको खत्म करते हैं। और बच्चे जो मैंने बोली बात, जहां से हमने शुरू किया बच्चे ये लेक्चर हमने वहीं खत्म किया। कल फिर जब हम इसमें बातें करेंगे घूम फिर कर वहीं पर घूमेंगे, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, पूरा चैप्टर आप समझेंगे बच्चे। 30% आपका चैप्टर हो चुका है। दिस इज द 4th लेक्चर। ये बच्चे करंट इलेक्ट्रिसिटी का 4th लेक्चर है और इसके अंदर हम करीबन 30% के आसपास खत्म कर चुके हैं। बीच में काफी लंबी लीप हम ले सकते हैं अगर आपको सीरीज पैरेलल की थोड़ी सी नॉलेज पहले से। ठीक बेटा, चलिए अब कल बच्चे हम इसके ऊपर कुछ नई चीजें देखेंगे। तब तक पढ़िएगा। अगर कोई डाउट आएगा तो प्लीज बच्चे ये डाउट मुझे जरूर बताइए। चलिए बच्चे, ओके बाय बाय।